डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने जीएस की श्रृंखला में पॉलिटी को सबसे पहले लेकर के चलते हैं। आपके जो है महत्वपूर्ण एग्जाम जैसे एसएससी हो गए, अभी आने ही वाला है जस्ट दरोगा के फॉर्म तो भरे जा चुके हैं। दरोगा का, पुलिस के जितने भी एग्जाम आपके सामने आने वाले हैं, बैंकिंग जिसमें भी पॉलिटी आती है उन सब में इंपॉर्टेंट अब जो आर्टिकल है मैं उसको करवाऊंगा। उसमें सभी भाग, कितने भाग हैं, सभी 22 भागों के बारे में, सभी आर्टिकल जितने आपके हैं उन सब के बारे में, कितने कितने नए ऐड हुए हैं या नए मतलब उसमें संशोधन कब कब हुए, सब चीज़ों को हम बताएंगे। हाँ, तो अब साथ साथ भाग भी लिए चलेंगे और आर्टिकल भी बताते चलेंगे। तो इसमें जो है पार्ट 1 मतलब भाग 1 में क्या बताया गया है, संघ और राज्य क्षेत्र। तो आर्टिकल नंबर 1 पे चलते हैं सबसे पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 1, इसमें बताया गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अब इसमें संघ का नाम, इंपॉर्टेंट नाम है इसमें कि क्या क्या नाम बताए गए हैं आपके देश के लिए। इसमें दो नाम यूज किया गया है, पहला भारत और दूसरा इंडिया। इसको ऐसे इंग्लिश में लिख लीजिए, इंडिया, ये दूसरा यूज किया गया है। भारत दैट इज इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत, दोनों शब्द इसमें यूज किए गए हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 क्या है, नए राज्यों का प्रवेश। यानी कि जब इसमें आपके देश में जब कोई नए राज्य इसमें ऐड होने होंगे या प्रवेश करने, उसमें जुड़ने होंगे, तो वो उस काम कौन करेगा, उसको बनाने का संसद। तो ये आर्टिकल नंबर 2 में है। आर्टिकल नंबर 3 में क्या है, नए राज्यों का निर्माण। यानी जब देश में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि एक नए राज्य का निर्माण किया जाए, जैसे आपके वर्तमान में 28 राज्य हैं, जैसे हमको जब 29वां राज्य बनाना होगा या किसी भी राज्य को काट करके या किसी राज्य की सीमा बढ़ा करके दूसरे से कम करके, इस तरह से जब नए राज्यों का निर्माण करना होगा तो काम कौन करेगा, इसको भी संसद ही करती है। तो ये आर्टिकल नंबर 3 में बताया गया है, नए राज्यों का निर्माण। अब आगे चलते हैं, इसमें आर्टिकल नंबर 3 हो गया है। अब हम भाग 2 की तरफ रुख करेंगे। वैसे तो आर्टिकल 4 तक है ये, बट इम्पॉर्टेंट भी हमको देखना है ना कि एग्जाम की दृष्टि से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पार्ट 2, पार्ट 2 क्या है, नागरिकता। अब आर्टिकल 5 इसमें इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है, इसमें कहा गया है नागरिकता ही बताई गई है। तो इसमें पहला एक संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, क्योंकि नागरिकता जो है आगे चल के भी एक आर्टिकल आएगा, उसमें नागरिकता को भी उसमें भी व्याख्या की गई नागरिकता की। तो ये संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता यूज़ की गई है वो आर्टिकल 5 में है। अब आर्टिकल नंबर 6 में चलते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं पर जानना ज़रूरी है। इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर 6 में जो लोग यानी पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता, पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का मतलब, यानी कि जब विभाजन के समय जब आज़ादी के समय जब दोनों देश का पार्टीशन हो रहा था कि इधर से उधर से लोग आ जा रहे थे, तो वही समय जब पाकिस्तान से जो लोग भारत की तरफ आए हुए थे तो उनको जिस प्रकार से नागरिकता मिली है उसका इसमें जिक्र किया गया है। है आपका सबसे इम्पोर्टेंट, जो आपके अधिकतर एग्जाम में पूछे, जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिसमें जीएस आता हो, ऐसा हो ही ना कि आपको मौलिक अधिकार से एक प्रश्न ना बने। अगर पॉलिटिक्स उसमें आती है तो ज़रूरी है कि उसमें जो है मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपके बनेंगे। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट, इनमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 14। पहले हम इसके मौलिक अधिकार के कितने प्रकार के इसमें अधिकार आपको बताए गए हैं सबको वो बता देता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप एक एक आर्टिकल को लेकर के हम उसके अधिकारों को जानेंगे। सबसे पहले आर्टिकल 14 से 18, इसमें क्या बताया गया है, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। और उसके बाद आता है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार।
अगला इसमें क्या है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक। इसमें क्या है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। दो हो गए, समानता का अधिकार और उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार। अगला तीसरा आता है आर्टिकल 23 एंड 24। इसमें क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आता है अगला 25 से लेकर 28 तक, आर्टिकल 25 से 28 तक। इसमें आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला है सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। इसमें आर्टिकल, दो आर्टिकल है इसमें, 29 एंड 30। इसमें क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। एक और आता है इसमें आर्टिकल 32, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बोला था। तो आर्टिकल 32 क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपके जितने तरह के अधिकार बताए गए हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 तरह के अधिकार आपको दिए गए हैं उसमें फंडामेंटल राइट में। तो ये आपके सभी अधिकार हो गए। हम आगे बढ़ते हैं, इसमें से जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे हम उसको ले लेके एक एक को लिखेंगे और आप नोट करते चलिएगा साथ में। आप सभी अधिकार इसको नोट कर लिए होंगे। इसी समानता के अधिकार में ही पहला आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल नंबर 14, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कहते हैं, विधि के समक्ष समता, यानी लॉ के सामने जो है सब चीज़ें समान रहेंगी। अगले इसमें इंपॉर्टेंट आता है आर्टिकल 16 में देखेंगे। अब आर्टिकल 16 इंपॉर्टेंट है इसके बाद। तो इसमें क्या है, लोक नियोजन के विषय में अवसर समता। इसका मतलब हुआ, जैसे कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई जैसे जॉब्स वगैरह आती हैं, वैकेंसी कोई आती है, तो उसके विषय में जो है सभी को समान अवसर मिलेगा। अगला क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छूत, ठीक है ना। आर्टिकल 17 हो गया, अस्पृश्यता का अंत। इसके बाद आता है आर्टिकल 18, आर्टिकल नंबर 18 आता है उपाधियों का अंत। बट इसमें जो है दो को छूट मिली हुई है, एक सेना के क्षेत्र में और दूसरा शिक्षा के क्षेत्र में। इसके अपवाद हैं, लिख लीजिएगा, सेना एंड शिक्षा। ये इतना आपका हो गया। अब इसके बाद चलते हैं आर्टिकल नंबर 19 पे। आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल 19 का ये चलते हैं। इसमें क्या कहा गया है, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी आप अपनी बात को रखने, यानी आप कोई आप विचार करने या आप कोई अभिव्यक्ति अपने कोई विचार रखना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसकी आपको स्वतंत्रता है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट चलते हैं आर्टिकल 20। इसके बाद आर्टिकल 19 और 20 जो हैं ये मतलब ये दो आर्टिकल ऐसे होते हैं जो आपातकाल के समय भी जो है निलंबित नहीं होते हैं। अगला इसमें इंपॉर्टेंट चलते हैं आर्टिकल नंबर 21। इसमें कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। अगला इसमें 21A, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 21 का ए, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार।
ये हो गया शिक्षा का अधिकार। अब ये शिक्षा का अधिकार जैसे जो क्या होता है कि जैसे आर्टिकल नंबर 21 हो गया, आर्टिकल नंबर 19 होता है या आर्टिकल नंबर 20 होता, तो ये सब यानी कि संविधान में पहले से हैं। जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो उस समय से हैं, जिसमें भी आपको आ जाए आर्टिकल 21A, कैपिटल ए में आ जाए, स्मॉल ए में आ जाए, या फिर रोमन में आ जाए 1 2 3, तो ये सब बाद में ऐड किए गए हैं। तो ऐसे ही आपका आर्टिकल नंबर 21A, ये 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन अधिनियम, इसको ऐड किया गया था 2002 में। इसको याद कर लीजिएगा, 2002 में ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 से। तो ये देखा आपने कि 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये ऐड किया गया था। अब आगे बढ़ते एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये मैं बताना भूल गया, ये मौलिक अधिकार का पार्ट 2 जो था स्वतंत्रता का अधिकार, ये उसके सभी आर्टिकल्स थे, ये स्वतंत्रता के अधिकार के। अब आगे चलते हैं, अगला क्या था, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें आर्टिकल नंबर 23 और 24 आता है। तो इसमें आर्टिकल 24 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 24 इसमें क्या है, मानव, आर्टिकल नंबर 24 मानव, व्यापार एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। इसका मतलब यानी मानव व्यापार, मानव का आप व्यापार नहीं कर सकते, एवं बलात् श्रम पर प्रतिषेध। बलात् श्रम क्या है, जबरदस्ती किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं, उसका प्रतिषेध बताया गया है। अगला इंपॉर्टेंट, अगला चलते हैं इसमें, अगला भाग क्या था उसमें, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, आप बस इसको इसे याद कर लीजिएगा, 25 से 28 कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्या चलते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था। उसके बाद क्या, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसमें आर्टिकल 29, 30 और 31 आता है। तो 29 क्या था, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसमें अल्पसंख्यक वर्ग जितने हैं उन सबके हितों का संरक्षण के बारे में बात की। 82 इसको मैंने लास्ट में बताया ही था, क्या है ये, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार, इसमें 5 तरह के आपको उपचार रेमेडीज बताई गई हैं। उनमें पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब क्या होता है, पहले 105 लिख लेते हैं। दूसरा क्या है, परमादेश। तीसरा क्या है, प्रतिषेध। चौथा क्या है, अधिकार। प्रक्षा। पांचवा क्या है, उत्प्रेषण। तो इसमें जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है, हैवियस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैवियस। कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है, अगर हिंदी, जैसे आप अगर हिंदी मीडियम से है तो आपको हिंदी में ना पूछ के सीधे देगा हैवियस कार्पस क्या है। तो हैवियस कार्पस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, आप लिख लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि किसी भी थाने में आपको जो है गैर कानूनी ढंग से हिरासत में ले लिया गया है और आपको वो संवैधानिक नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 2 में जितने भी तरह के ये बताए गए हैं, ये सभी आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा करके आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, अगर आपका कहीं मौलिक अधिकार का हनन होता है तो पहले क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब इसे आपको किसी भी थाने में या गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया है और आपको लग रहा है कि हम इसको गैर कानूनी ढंग से हिरासत में लिया गया है, तो आप जाके न्यायालय में चेंज कर सकते हैं। तो आप, और न्यायालय आदेश देगी उस थाने इंचार्ज को या उस एसएचओ को कि आप जो है न्यायालय में हमको इस व्यक्ति को शरीर सहित आप प्रस्तुत कीजिए। तो इसको क्या मतलब होता है, इसको प्रस्तुत करना, यानी फिजिकली इसको प्रस्तुत करना। और परमादेश में क्या होता है कि जैसे कोई डिपार्टमेंट है आपका, सपोज कोई डिपार्टमेंट एक्स है, कोई डिपार्टमेंट एक्स वाई है, तो उसमें जिसमें लोग अधिकारी हैं वो अपने कार्य को जो है सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो न्यायालय आदेश देगी कि वह जो संबंधित अधिकारी है, संबंधित जो है डिपार्टमेंट है, वो अपना कार्य सही रूप से करे, सही ढंग से करे। अगर तीसरा क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध जैसे कोई निम्न न्यायालय है या कोई ट्रिब्यूनल है,
मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट के नीचे कोई निम्न न्यायालय है, कोई ट्रिब्यूनल है, वो अपने मतलब जो है अपनी सीमा से जाकर बाहर, अपनी सीमा से बाहर होकर के सुनवाई करती है, कोई कार्रवाई करती है, तो सुप्रीम कोर्ट वो आदेश देती है कि तुरंत उस केस की सुनवाई को वह बंद कर दे। इसे ही प्रतिषेध कहा जाता है। तो ये प्रतिषेध हुआ। प्रतिषेध में क्या हुआ कि रुको, मतलब न्यायालय कहता है कि उस सुनवाई को तुरंत रुको, आगे मत बढ़ो। इसके बाद आता है उत्प्रेषण आता है, इसको मैंने क्रम गलत कर दिया है। इसके बाद आता है उत्प्रेषण, देन आता है अधिकार परीक्षा। उत्प्रेषण में क्या हुआ, इसमें क्या है, कोर्ट जैसे कोई निम्न न्यायालय कोई ट्रिब्यूनल था, वो जाके अपने सीमा से बाहर कोई कार्रवाई कर रहा था, तो न्यायालय जो है उस कार्रवाई को उस दौरान समझ लिया, अपने संज्ञान में लेकर के उसको उस कार्रवाई को रुकवा दिया। अब इसमें क्या, उत्प्रेषण में क्या है, जैसे कोई निम्न न्यायालय या ट्रिब्यूनल, वही सेम निम्न न्यायालय या ट्रिब्यूनल जो है अपने सीमा से जाकर बाहर कोई सुनवाई मतलब सुनवाई का जो है रिजल्ट ला के दे दिया है। जैसे किसी केस का था, उसका सुनवाई उसकी कंप्लीट हो गई है, अब उसका रिजल्ट आ गया है कि मतलब उस पर दे चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया है, वो केस कंप्लीट हो चुका है। तब उस पर उच्च न्यायालय क्या करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उस निर्णय को, जो निर्णय दे दिया है, उस निर्णय को रद्द कर देगा। इसमें निर्णय को मतलब सुनवाई को रोकेगा, इसमें निर्णय को रद्द कर देगा। ये होता है उत्प्रेषण। तो अगला है अधिकार परीक्षा। जैसे कोई व्यक्ति है या कोई अधिकारी है, किसी सरकारी पद पर वह गलत तरीके से बैठा हो, तो उच्चतम न्यायालय को ये अधिकार है पूछने का कि तुम किस हक से या किस जो है अधिकार से इस पद पर तुम बैठे हुए विराजमान हो। तो न्यायालय जो है जो पूछता है इस चीज़ को कि तुम किस हक से बैठे हो इस पद पर, वही होता है अधिकार परीक्षा। ये सभी जो आपको पांचों दिए गए हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, या आपको ये पांचों मतलब सब सहित उसके अर्थ पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल नंबर 2 तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा ही था, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो आपने ये पांचों समझ लिया होगा, हम इसको मिटा देते हैं। अब वीडियो थोड़ा लंबी ना बने, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियो को डालते रहेंगे बीच बीच में। आप लोग इस चैनल को जितना अधिक से अधिक हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दीजिए, जिससे जिसको ज़रूरत हो तो अपने वो समझ सके, उसको पढ़ सके, अपने परीक्षा की दृष्टि से तैयारी भी कर सके। हम बहुत जल्द ही इसका पार्ट 2 को लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितना अधिक से अधिक हो सके मेरे इस प्रयास को जो है, और क्या आपको प्रयास मेरा कैसा लग रहा है या कैसा लगा, आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आगे भी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट हो सकें। थैंक यू सो मच।